ओगोनोसिस मतलब ओवा का जर्मिनेशन होना। क्लियर हो रहा है? ओवा का जर्मिनेशन होना, हम गैमेटो ऐसा गैमेट्स जो फीमेल्स में जर्मिनेट करता है उसे हम ओगोनोसिस कहते हैं। जनरली इनका फॉर्मेशन क्या होता है? ओगोनिया मतलब कि ओवरी में होने वाले गैमेट्स होते हैं जो ओवरी में डेवलप करते हैं और उनको हम ओगोनोसिस कहते हैं। ठीक है, इनके भी जो प्रोसेस है, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पढ़े थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन था और ग्रोथ फेज था, मैच्योरेशन फेज था, फिर स्पर्मेटो जेनेसिस फेज था। तो सेम वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, मैच्योरेशन फेज है और ओगोनेसिस फेज होगा फोर्थ नंबर का। आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि जो हमारे जो जर्म सेल होते हैं, प्रिमोडियल सेल। क्लियर हो रहा है? जो प्रिमोडियल जर्म सेल होते हैं, ये देखो यहाँ पे प्रिमोडियल जर्म सेल, प्रिमोडियल जर्म सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस डिवीज़न करते हैं और फिर वो स्पर्म बनाते हैं। सेम इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा। जो ओवरी में प्रिमोडियल सेल होंगे वो डिवाइड होंगे, डिवीज़न करेंगे, माइटोसिस डिवीज़न, और फिर प्रोड्यूस करेंगे उगोनिया। उगोनिया इज़ अ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल सेल हम इनको कहेंगे। और ये क्या करेंगे बाद में, जो ओवरियस कोड होगा, ठीक है, उगोनिया जो होते हैं वो ओवरियस कोड्स होते हैं और ये क्या करेंगे और ज़्यादा धीरे धीरे oocytes में कन्वर्ट होंगे, डिवीज़न करके ये oocytes बनाएंगे। ठीक है, ये जो oocytes होते हैं ये प्राइमरी oocytes होते हैं या फिर प्राइमरी फॉलिकल सेल होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी वही बताया, तो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होते हैं। जनरली इनमें इनका क्या होगा, अब इनका नरिशमेंट होगा, मतलब कि इनके ग्रोथ होंगे, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो याद रखना जो ग्रोथ फेस होता है वो जनरली रेस्टिंग पीरियड होता है 6 to 14 डेज़ के प्यूबर्टी लेवल पे। तो प्यूबर्टी लेवल अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, तो प्यूबर्टी लेवल इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि पहले आपको गैमेटोजेनेसिस इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि पहले आपको ये पता रहे कि गैमेट्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी लेवल में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कितने स्टेप में या कितने फेस में कंप्लीट होते हैं, तब आपको ये क्लियर होगा। इसीलिए ये जान लो कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं जो प्यूबर्टी लेवल के बाद होते हैं, ताकि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप हो सके, तो उसमें जो 6 to 14 डेज़ के जो पीरियड होते हैं, है ना, वो उस पीरियड में इन जो ग्राफिकल जो प्राइमरी फॉलिकल सेल होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन पीरियड फीमेल्स में वो पीरियड होते हैं, ओनली 4 डेज़ के पीरियड होते हैं, जिसमें वो बिकम टू मदर, मतलब कि वो जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंटेंट करते हैं तो वो कंसीव कर लेते हैं ईजिली, और फिटस डेवलप के लिए पॉसिबिलिटी 90% की हो जाती है। ठीक है, तो एवोल्यूशन पीरियड वही होता है, इसमें फॉलिकल वेल डेवलप हो जाते हैं, इसमें इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब इनको न्यूट्रिशन मिलता कैसे? तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा था कि स्पर्म को, जो स्पर्मिड होते हैं उनको न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? स्पर्मिड को न्यूट्रिशन सर्टोली सेल दे रहा था, सर्टोली सेल। क्लियर हो रहा है? तो ग्रोथ फेस में, जो ओगोनेसिस में ग्रोथ फेस होगा, उसमें ग्रोथ कैसे होगा? फॉलिकल का वेजिटेटिव सेल से होगा। जितने भी वेजिटेटिव सेल हैं उसको सर्टोली सेल उसमें था, इसमें उसी चीज़ को वेजिटेटिव सेल बोला गया जो नरिशमेंट का काम करेंगे। तो वेजिटेटिव सेल क्या करेंगे, कुछ डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे और फिर फॉलिकल को वेल डेवलप करेंगे। जनरली 500 या फिर 800 या 1 लाख तक लगभग एग का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से ओनली 100 ही मैच्योरेशन कंप्लीट कर पाते हैं या ग्रोथ कर पाते हैं, बाकी के बाकी वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ग्रोथ फेज के बाद देखते हैं मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है प्रोमेडियल जर्म सेल का, और माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, और वो फिर प्राइमरी oocytes बनाएंगे जिसको प्राइमरी फॉलिकल सेल बोलते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल सेल ग्रोथ फेज में जाएंगी और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो हैं उनको नरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन देगा, और फिर वो ग्रोथ करेंगे, इंक्रीज होंगे साइज में, और वो मैच्योरेशन की ओर बढ़ेंगे। अब तीसरे फेज की ओर चलते हैं। तीसरे फेज में यही होगा, इसमें मियोसिस सेकंड डिवीज़न होगा और जो फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocytes कहलाएंगे, मतलब बोले जाएंगे, और ये हैप्लोड होंगे। ठीक है, पहले तो ये हैप्लोड
होंगे। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो डिवाइड होते हैं या फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद ये डाइप्लोड हो जाते हैं और ये एक कंप्लीट मतलब मैच्योर एग रहते हैं। जब ये फ्यूज़ करेंगे तब ये डाइप्लोड हो जाएंगे और फिटस का डेवलपमेंट करने लगते हैं। तो इस तरीके से मैच्योरेशन फेस होता है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत सिंपल है कि जो इनमें योग बनता है, ठीक है, वो हैप्लोड होता है और एग हमेशा हैप्लोड रहेगा, और जो स्पर्म, जो मेल गैमेट्स हैं, वो हमेशा डाइप्लोड होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्राइमरी जो प्रोमीडियल सेल है वो माइटोसिस डिवीज़न किए, और उसके बाद वो अलग अलग डिवाइड हुए। नॉर्मल डिवीज़न हुआ जो आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न था। अब आता है कि मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न, जिसमें ये फिर से मतलब जितने एक्स्ट्रा ये वाले सेल हैं, ये वेजिटेटिव सेल बन गए। अब कोई एक नरिशमेंट देना चालू करता है और ये प्राइमरी oocyte बनते हैं। oocyte आगे मैच्योरेशन फेज पे, ग्रोथ फेज पे जाने के बाद मियोसिस डिवीज़न 2 करते हैं। मियोसिस 2 डिवीज़न होगा सेकेंड फेज का। तो उसके बाद फिर इनमें से फिर से ये एक्स्ट्रा सेल्स बनते हैं जो वेजिटेटिव सेल्स में जो पोलर फॉर्म करेंगे, जो वेजिटेटिव नरिशमेंट का काम करेंगे, और बाकी ये सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी आपका मैच्योरेशन डिवीज़न करते हैं। तो इसके बाद फिर ये डाइप्लोड की जगह हैप्लोड हो जाते हैं और ये मैच्योर ओव्यूम बन जाते हैं या ओवा बन जाते हैं। अब ये रेडी होते हैं यूट्रस तक ट्रांसफ़र होने के लिए। अब ये यूट्रस में चले जाते हैं और वहाँ पे 3 दिन तक मैच्योर फेज में रहेंगे। उसके बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रॉय होने के बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो जनरली इस तरीके का ये आपका वर्क मतलब फीचर्स है, जिसमें आप डिफरेंट फेस ओगोनेसिस के देख सकते हो। अब हमें एग के स्ट्रक्चर को जानना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एग का दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही, ये आपका होता है न्यूक्लियस, जिसको हम योग कहते हैं, और इसमें आरएनए मतलब कि कैरेक्टर कोड या कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। कैरेक्टर्स जो मतलब 5 जनरेशन से मॉम में जो रहता है, मदर में जो कंसीव रहती हैं, वही चीज़ है। तो कैरेक्टर कोडॉन्स होते हैं जो स्पर्म के जेनेटिक पार्ट से ऐड हो जाते हैं और फिर न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं उस फिटस में। तो इस तरीके से होता है, इसमें आरएनए होगा। तो अब ये जो लेयर होता है ये सेकेंडरी लेयर होता है, ये जो होता है ये प्राइमरी लेयर होता है, ये सेकेंडरी लेयर होता है। जो प्राइमरी लेयर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और ये जो होते हैं ये होते हैं वेटेल लाइन मेम्ब्रेन होते हैं। वेटेलाइन मेम्ब्रेन एक तरह से फिश, जो फिश में आप देखे हो इस तरीके से कोड होता है, इस तरीके से वही उसी तरीके से इसमें भी रहता है। और यहाँ पे एक जर्मिनेट पोल रहता है जो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल अंदर जाते हैं फ्यूज़ के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सेकेंडरी, इस तरीके का जो सेकेंडरी है, ये जो सेल्स हैं यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वेजिटेटिव ही सेल होता है, ये जेली फॉर्म में होता है। जब फ्यूज़ होता है, स्पर्म के जेनेटिक पार्ट्स अंदर चले जाते हैं, तो ये जेली पार्ट डिस्ट्रॉय होने लगता है और चारों तरफ से एक कवर बना देता है। और कवर बनाने के बाद बाकी जो मतलब जेनेटिक पार्ट्स हैं या जेनेटिक गैमेट्स हैं स्पर्म, वो एंटर नहीं कर पाते, और फिर ये फिटस में डेवलप होने लगता है अंदर। योग फिर डिवाइड होते हैं और दोनों कनेक्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स न्यू बनता है और फिटस डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर हैं। आप इसको पढ़ोगे तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इसके थिकनेस लिखे हुए हैं कि ये कितने होते हैं। तो 110 mm स्ट्रॉन्ग के थिकनेस में ये दिखाई देता है। इनका अलग अलग जोन होता है। तो इतना जान लीजिए कि ये जो आपके होते हैं पिनोसाइटिक इस तरीके का ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ज़्यादातर प्लेजेंटा फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन ये एक तरह का कोड होता है एग का, जो बाद में डिस्ट्रॉय होता है और एक कवर में कन्वर्ट हो जाता है फिटस के लेयर में। तो फिटस के एक बैग बनती है, जो जिसके अंदर फिटस रहता है, वो बैग बनाते हैं। तो जोन पेड्यूल सीडा जो ये होता है, ये पेड्यूल सीडा जो माइक्रो वैली होती है, ये बारीक बारीक बहुत सारे वीन्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं पूरे मतलब नर्व सिस्टम से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एग होता है, जब फ्यूज़ होते हैं तो ये वर्क करने लगते हैं, और बाकी ये 3 डेज तक यूट्रस में वेल डेवलप रहते हैं। बाद में ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और थोड़े पॉइंट लिखने हैं जो मैंने बताए हुए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका गैमेटोजेनेसिस दोनों। अब हम नेक्स्ट क्लास में
मैच्योरेशन टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल के प्यूबर्टी लेवल के बारे में, और उसके बाद फिर मेल प्यूबर्टी लेवल पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तीनों टॉपिक एक उस दिन ख़त्म करेंगे और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गुड लक बच्चों, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज या कॉल एनी टाइम कर सकते हो।